ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, सदफ़रानी आपको रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम को आपके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़हीर हैदर साहब। और आपको ये भी बताते चले, रेडियो पाकिस्तान वर्ल्ड सर्विस के लिए ये पॉडकास्ट आपके लिए खिदमत में पेश की जा रही है। और रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं इस वक्त फ़ाहद और काशिफ। इनके टेक्निकल कहना चाहिए कॉपरेशन की वजह से ये पॉडकास्ट आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज की पॉडकास्ट थोड़ी मुख्तलिफ नौइयत की है। मुख्तलिफ इस तरह से कि जब आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बात करते हैं, इसकी सॉवरेनिटी के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें जो एक मौजू आता है जो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कहना चाहिए शोबा है जो बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। एक वक्त होता था कि जिसमें सिर्फ आप जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है या जो दिफ़ाई हिकमत अमली है या मुल्कों के साथ ताल्लुकात किस नहज पे होने चाहिए या उनको करीब कैसे लेके आया जा सकता है इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर, या इकनॉमिकली हम कितना इन ताल्लुकात से जो है वो एक मुल्क दूसरे मुल्क से फ़ायदा उठा सकता है, उसके ऊपर इसके अंदर जो है इस मज़मून के अंदर पढ़ा जाता था। लेकिन वक्त गुज़रता चला गया, अब इसका कहना चाहिए स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर तौकीर हुसैन सरगाना साहब को। ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में और गुज़िश्ता 20 साल से दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पढ़ाते भी हैं, आपका बहुत वसी इसके हवाले से तजर्बा भी है। हम सबको ये पुख्ता यकीन है कि एक बैलेंस्ड और जो मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए जो बयानिया है डेफिनेटली वही सामने आ रहा है और आएगा। तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को टैकल करने में पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए? पाकिस्तान सबसे पहले तो, और पाकिस्तान की ये तारीख रही कि पाकिस्तान ने हमेशा एक बेहतर अंदाज के अंदर अपने मामलात को दुनिया के सामने पेश किए हैं और तमाम अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो पाकिस्तान के पास हैं, जिसमें सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का जो हमारा इदारा है ऑफिशियल, वो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है। तो हमारे डिप्लोमेट्स इस वक्त भी दुनिया के तमाम बड़े कैपिटल्स के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का जो उस पर ओपिनियन है, जो स्टांस है, वो उनके सामने पेश किया जा रहा है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी पाकिस्तान अपने राय को पेश कर रहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि इस मामले की तहकीकात की जाए और तहकीकात के अंदर अगर उनके पास कोई ऐसे ठोस शवाहिदात हैं तो पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाएँ और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल रियासत की हैसियत से अपने ब्रदर मतलब एक नेबर कंट्री के साथ बिल्कुल हर लेवल पे ताउन करने के लिए वो मौजूद रहेगा और उनकी उन शवाहिदात और उनके उन रोशनी में जो अगला लाए जो भी अमल वो तय किया जाएगा। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो इंटरनेशनली सबके सांझे जिसे कहना कि इश्यूज हैं, जिसमें एक क्लाइमेट चेंज भी आता है। तो मुझे ये बताएं कि बीइंग एन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, ये जो शोबा है क्लाइमेट चेंज का, जिसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी हो रहा है, इसको किस तरह से मद्देनज़र रखते हैं और इसमें हम कैसे दुनिया के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं और उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस क्या रोल प्ले कर सकता है? जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो ज़ाहिर है ये कौमों के दरमियान एक उस कंसेंसस की तरफ इशारा करता है जो कॉमन वसाइल, कॉमन मसाइल को एड्रेस करने के लिए आपस के इंटरेक्शन का नाम है। उनके अंदर किसी भी नौयत का कोई भी उनकी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, उनका कोई चैलेंज भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज आज के दौर के अंदर 21वीं सदी में वो वाहिद चैलेंज है जिससे कोई भी दुनिया की कौम आइसोलेट नहीं कर सकती खुद को। तमाम अक़वाम दुनिया जो हैं वो इससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रही हैं और जिस तरह आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो डायरेक्टली नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो दुनिया ने इस वक्त तक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक तहरीक चलाई है और दुनिया का एक कंसेंसस मौजूद है, लेकिन दुनिया के कुछ वो ममालिक जिनकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के अंदर थ्रू मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और कार्बन ओमिशंस, तो उन मुल्कों का जो कंसेंसस है वो इस वक्त तक डेवलप नहीं हुआ, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट और लीडिंग कंट्री, सराउंडेड बाय चाइना की ज़ाहिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडिया की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो अब पाकिस्तान उससे बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है, इनडायरेक्टली विक्टिम ऑफ देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन। दाओ समहाउ चाइनीज रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज पॉजिटिव है। हमने देखा है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर भी अलॉन्ग विद सम फ्यू यूरोपियन कंट्रीज चाइना पॉजिटिव रोल किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अमेरिका ने ट्रम्प की
फर्स्ट टर्म के अंदर 2018 के बाद उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। तो उनके विड्रॉल के बाद जो दुनिया के अंदर एक कंसेंसस है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंसिटाइज करती है क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए मसाइल को, तो उसके ऊपर दुनिया उस तरह आगे मूव नहीं कर पा रही जिस तरह अमेरिका की मौजूदगी से क्लाइमेट चेंज के अंदर बेहतर तरीके से हो सकती है, चेंजेस आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी हमें ज़रूर आप बताइएगा डॉक्टर तौकीर साहब के अभी रीजन, और मैं स्पेसिफिकली साउथ एशियन रीजन के हवाले से बात कर रही हूँ, चाइना का हमेशा से पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज टाइज रहे हैं और बड़े पॉजिटिव चीज़ों में आगे बढ़ते रहे हैं। अभी रीसेंट सिनेरियो को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की लॉबिंग, और स्पेशली अगर हम इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी मद्देनज़र रखें, तो पाकिस्तान की इस वक्त लॉबिंग क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के अफगानिस्तान इटसेल्फ बड़ा अनस्टेबल इस वक्त मुल्क है, और चाइना के साथ क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी इकनॉमिक टाइज़ की बात कर लें, कल्चरल टाइज़ की बात कर लें, और डिफरेंट शोबों में एक बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, इसको आपने ज़रूर वन बेल्ट वन रोड का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में मैं भी क्योंकि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा की एक स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान इस वजह से भी इन झारियत का, कि अगर कुछ ममालिक डायरेक्टली नहीं कर सकते तो वो इंडिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस इम्पोज करते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ा हुआ है कि डूम्ड इफ़ यू डू, डूम्ड इफ़ यू डोंट। तो वी हैव बीन गिवन सर्टन ऑप्शंस। सो उन ऑप्शंस के अंदर अगर आप दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो, और रीजनल पॉलिटिक्स को भी देखें, तो रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर हिंदुस्तान ने पब्लिकली ऑफिशियली चाइना के क्राउन प्रोजेक्ट जिसको हम CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको डिनाउंस किया है, और उन्होंने चाइना के पाकिस्तान के रूट के मुखालफत की है, डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमेशा की है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए और कुछ दूसरे नेबरिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए हमेशा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता रहा है। और कुलभूषण जाधव उनमें से एक वो सर्विंग नेवल ऑफिसर है इंडियन इंटेलिजेंस का, जिसने पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म को स्पॉन्सर किया, फैसिलिटेट किया है और उनको फंड किया है। तो हिंदुस्तान की ये तमाम मामला पाकिस्तान को इंस्टेबल करने के उन जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़े हैं, जिसके फ्रूट्स पाकिस्तान की पूरी कौम और ख़ास तौर पर चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर और ख़ास तौर पर CPEC के ज़रिए वो हासिल करना चाहते हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पे जाएँ तो हमने अमेरिका की भी पॉलिसीज़ को देखा है कि वो किस तरीके से चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर ऑकस के ज़रिए, क्वाड के ज़रिए, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ज़रिए वो चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब जियो पोलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ हमारे सामने आती हैं, तो फिर चाइना का पाकिस्तान के साथ जो बरादराना ताल्लुकात हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ताल्लुकात स्वीटर देन हनी, डीपर देन ओशंस एंड हायर देन हिमालयाज़, और चाइना ने मुतअद्दिद मकामात पे और मुतअद्दिद मामलात के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया है, और पाकिस्तान ने भी हमेशा चाइना के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इस्तेमाल रखने के लिए हर लेवल के ऊपर उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये जियो पोलिटिकल कॉम्प्लिकेशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही लिमिटेशंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि चाइना के लिए भी लिमिटेशंस प्रोवाइड कर रहा है। चाइना भी इन लिमिटेशंस को डायरेक्टली फेस कर रहा है। जो अभी ट्रेड वॉर चल रही है, जिसको जो टैरिफ वॉर भी आप कह सकते हैं, वो हमारे सामने है कि किस लेवल पे ग्लोबल पोलिटिकल इकोनॉमी के अंदर या जियो इकोनॉमिक लेंस के अंदर चाइना को आइसोलेट करने के लिए और कॉर्नर करने के लिए अमेरिका इस वक्त किस हद तक वल्नरेबल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया उस इकोनॉमिक वेब के अंदर जो है वो जकड़ी जा चुकी है। तो जाहिर है पाकिस्तान कि अगर इंडिपेंडेंट पॉलिसी आउटलुक को देखा जाए कि जिसके अंदर कोई होल या झोल पाया जाए, तो जाहिर है मैं उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करता कि पाकिस्तान इज़ नॉट सिंसियर। लेकिन पाकिस्तान की सिंसियरिटी CPEC के साथ भी जुड़ी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिंसियरिटी दुनिया के दूसरे तमाम मसाइल को हल करने के लिए जुड़ी है, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर अमल भी शामिल है, जिसके अंदर ईरान के साथ रिप्रोचमेंट भी शामिल है, ताकि वो रीजन के अंदर एक बेहतर मुल्क की हैसियत से सस्टेन कर सके। तो पाकिस्तान अपना किरदार अपने ताईं अपने लिमिटेड सर्कमस्टांसेस के अंदर बेहतरीन तरीके से अदा करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। तो लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं रीजनल लेवल के ऊपर भी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हैं, और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी एक ऐसे डोमेन में दाखिल हो गई है जो स्ट्रेटेजिक डोमेन है, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट की वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान के पास वहाँ ऑप्शंस
बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। तो पाकिस्तान का किरदार शायद आज इस वक्त उस लेवल तक ना हो सके जिस लेवल पे शायद पाकिस्तान आज से 5 साल 10 साल पहले वो किरदार अदा कर सकता था। तो इस किरदार को अगर इसी डिस्कशन को अगर आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ जोड़ें, जहां अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस along with his family, he's in India right now, or Indian Prime Minister Modi was in Jeddah during that time period of false flag operation. तो अगर आप इन दो डॉट्स को भी कनेक्ट करें तो आपको पुलवामा का वक्त भी याद आ जाएगा, जब पाकिस्तान उस वक्त OIC से रिलेटेड बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर फरवरी के महीने के अंदर मैनेज कर रहा था, और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से उस वक्त पाकिस्तान के ऑफिशियल दौरे पर मौजूद थे। तो हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है और जो हिंदुत्व माइंडसेट है, उस माइंडसेट को डीकोड करने के लिए हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि वो उस एडिक्शन का शिकार हैं जिस एडिक्शन के अंदर वो रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स की वनबिलिटीज़ को क्रिएट करके पाकिस्तान के खिलाफ एक नई तहरीक शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसीज़ अभी साउथ एशिया के लिए डेवलप होंगी, तो उससे पहले कि वो डेवलप हों, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक नीड्स को देखते हुए तो वो शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अमेरिका उस इंडियन लेंस के जरिए पाकिस्तान को देखे, ना कि पाकिस्तान की अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखा जाए। अच्छा, एक और जो पाकिस्तान के लिए मुझे जो चैलेंज नज़र आ रहा है, अभी आपने डिजिटल मीडिया की भी बात की उस लेंस से भी, क्योंकि जितने भी ये बड़े हाउसेज हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो चल रहे हैं, उनके ऑनर्स और उनकी जो बड़ी सीट्स हैं उसके ऊपर इंडियंस मौजूद हैं, और पाकिस्तान के बहुत बड़ा बयानिया वो रोक देते हैं, कश्मीर के हवाले से हो, गजा के हवाले से हो, या और भी बेशुमार ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान यहाँ से प्रोड्यूस भी करते हैं। पाकिस्तान का बड़ा टैलेंटेड यूथ है जो इस हवाले से काम कर रहा है, लेकिन उस बयानिए को इंटरनेशनली स्प्रेड होने से रोक दिया जाता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सेकेंडली, आपने अभी क्योंकि कुलभूषण यादव की बात की, आप जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको सरबराही कुर्सियों पे डिसीजन मेकिंग के लेवल्स के ऊपर इंडियंस नज़र आते हैं ज़्यादा। तो डॉक्टर तौकीर हुसैन साहब, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, ये तमाम केस स्टडीज़ आपके सामने होती हैं, कैसे माइंड मेकअप किया जा सकता है आज के नौजवान का कि ये जो दरपेश चैलेंजेस हैं किसी ना किसी शक्ल में, उनको मैनेज कैसे करना है? क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोल्यूशन जो है खास तौर पर जो स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर वो पहले सिखाया जाता है, और इसीलिए इसका नाम डिप्लोमेसी भी है। तो आप मुझे ये बताएं, इसको मद्देनजर रखते हुए कैसे इनके काउंटर्स कैसे किए जा सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की है। देखिए, हम नौजवानों को सबसे पहले एक बात बताते हैं, nations are built in classrooms, they are destroyed in classrooms, they are the custodian of national purpose। इस चीज़ का इदराक, इस हैसियत का इदराक कि वो कौन है, उनका किरदार इस माशरे को बिल्ड करने में क्या है, ठीक, और इस कौम के कौमी मफाद को रियासती नैरेटिव के साथ, रियासती मकासद के साथ जोड़कर अपनी अपनी हैसियत के अंदर पूरी दुनिया में हासिल करने के लिए उनका किरदार क्या है। इस इदराक और इस कॉन्शियस के साथ जब हमारा ग्रेजुएट अपने डिफरेंट कोर्सेज़ को क्लासरूम्स के अंदर पढ़ता है और ग्रेजुएट होके बाहर रियल लाइफ के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो एक बहुत बड़ा एसेट की हैसियत से, पाकिस्तान का नुमाइंदे की हैसियत से पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मुल्क के अंदर है या बाहर है, अपना किरदार अदा करता है। तो इस लिहाज से हम कोशिश करते हैं, और उस कोशिश के अंदर फिर वो चीज़ें जो हमारी कैपेसिटी से बियॉन्ड है वो आड़े आती हैं, जिनकी तरफ आपने इशारा किया है कि अगर हम वो सही बात हक़ाइक़ के ऊपर सॉवरेन नेशन की हैसियत से दुनिया के कवानीन के मुताबिक जब अपने मफादात को, पाकिस्तान के मफादात को दुनिया के अंदर पेश करते हैं, तो बहुत से बाइस्ड मीडिया एंकर्स, मीडिया ओनर्स, वो कॉरपोरेशंस की हैसियत के अंदर पाकिस्तान के नैरेटिव को दबाने की कोशिश करते हैं। हमने ये चीज़ रिसर्च एंड टीचिंग कैपेसिटी के अंदर भी महसूस की है। फॉर एग्जांपल, अगर हम तहकीकी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किताब पब्लिश करते हैं, कोई मकाला पब्लिश करते हैं, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो दुनिया के बहुत बड़े रिसर्च जर्नल्स के अंदर जब हम उनको पब्लिश करने जाते हैं तो वहाँ भी इंडियंस मौजूद होते हैं, और वो इंडियंस हमारे उन नेशनल पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को क्रिटिकल एंगल होना कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, तहकीक के ऑब्जेक्टिविटी के मयार के ऊपर पूरा होना चाहिए, जो भी साइंटिफिक तकाजे हैं एक रिसर्च मकालों को लिखने के। उसके बावजूद भी वो इंडियंस इंडियन नैरेटिव को सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले तहकीकी मकालों को पब्लिश नहीं होने देते। ये हम भी इस मामले में फेस करते हैं, लेकिन इसका मुतबादिल यही हो सकता है, और ये होता है जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियन चेयर्स
बनाई हैं। पाकिस्तान की भी पाकिस्तान चेयर्स मौजूद हैं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मेरे ख्याल में 15 के करीब हमारी वो चेयर्स हैं। हिंदुस्तान की शायद 100-200 से भी ज़्यादा हों। अच्छा। और वो इसको भी बढ़ा रहे हैं। तो जब पाकिस्तान के प्रोफेसर्स पाकिस्तान चेयर्स के ऊपर जब दुनिया के अंदर मौजूद होंगे, चाहे वो बर्कले यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, दुनिया की 100-200 जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हों और टॉप थिंक टैंक्स हों, जब पाकिस्तानी स्कॉलर्स वहाँ मौजूद होंगे जो इस हकीकत से वाकफियत रखते हैं कि नेशंस आर बिल्ड इन क्लासरूम एंड दे आर डिस्ट्रॉयड इन क्लासरूम, तो मुझे बताएं, आप हिंदुस्तान की 10 लाख फौज का मुकाबला सिर्फ एक बेहतरीन उस्ताद के जरिए कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान सिर्फ फौज को आगे नहीं बढ़ा रही है, हिंदुस्तान अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ सिर्फ नहीं जा रही है, हिंदुस्तान ने अपने स्कॉलरशिप की डोमेन के अंदर भी एक ऐसी फौज तैयार की है जिस फौज ने हिंदुस्तान के अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्टिव नहीं, हिंदुस्तान के डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव को दुनिया के सामने एक कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव की हैसियत से पेश किया है। दुनिया इस चीज़ को समझती है, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए जब हम मौजूद नहीं होंगे तो उस गैप स्पेस का फायदा उठाएंगे। स्पेस का इंडिया हमेशा फायदा रहेगा। और जहां भी पाकिस्तानी पहुंचते हैं, हमने हमेशा देखा है कि हिंदुस्तान वहां से फरार ही इख्तियार करने की अपने लिए तवज्जो ज्यादा फरार इख्तियार, उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तौकीर साहब, बहुत अच्छी चीज़ों के ऊपर आपने गुफ्तगू भी की है और मेरा ख्याल है नौजवानों को समझने के लिए कि अपनी सफ़ों में, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे समझा है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, उस चीज़ के ऊपर किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा ख्याल है टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो मुल्क पाकिस्तान, इसकी बका, इसके अंदर सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए। उसके बाद ही ज़ाहिर है जब आप हर चीज़ के ऊपर वन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे तो उसके बाद आप बेहतर अंदाज में जो है वो इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने का जो है वो आपके अंदर यकीन भी होगा और अपनी ज़ात पे भी एतबार होगा और अच्छे तरीके से पाकिस्तान को आप प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे। ये जितने हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। लास्ट में मैं चाहूँगी डॉक्टर तौकीर के हमारे सुनने वालों को और इस पॉडकास्ट को देखने वालों को कोई आप पैगाम देना चाहिए। मैं एक पैगाम उनको आज के दौर के चैलेंज के एतबार से देना चाहूँगा। जनरेशंस ऑफ वॉरफेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कोर्स है कि जंगें क्यों लड़ी जाती हैं और जंगें किस तरह लड़ी गई हैं। आज के दौर के अंदर जिस जनरेशन ऑफ वॉरफेयर को हम देख रहे हैं वो 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसको हम नॉन काइनेटिक वॉरफेयर भी कहते हैं, जिसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं जी। लेकिन अगर इस डिस्कोर्स में हमारे नौजवान अगर तारीख की तरफ जाएं और वो देखें कि फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या था। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जब लड़ने वाले, यानी उनका कोई ना कोई मकसद होता था, माशी मकसद हो सकता है, पॉलिटिकल मकसद हो सकता है, टेरिटरी को ग्रास्प करने का मकसद हो सकता है, रिसोर्सेज कब्जा करने का मकसद, जो भी उनका मकसद था। लेकिन वो अफवाह जब अपने मकसद के सामने आती, मकसद को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आती थी, तो आप देख सकते थे कि मेरे सामने खड़ा हुआ वाला शख्स के चेहरे पे खौफ है कि नहीं है। अगर वो कोई चीज़ खा भी रहा है तो वो भी शायद आप महसूस कर सकते हैं कि वो मुंह हिला रहा है और वो कुछ खा रहा है। तो ये फर्स्ट जनरेशन की डायनामिक्स हैं। जब वो आगे बढ़ती हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर कॉलम्स, रोज और फायर पावर जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाती है, लेकिन मकासद वही रहते हैं। कुछ कौमें उसमें कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं, सरेंडर कर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कौमें रेजिलियंट अपने नज़रियात की बुनियाद पर, अपने अहदाफ की बुनियाद पर खड़ी रह जाती हैं। सेकंड जनरेशन वॉरफेयर के अंदर भी आते हैं तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाती है, फायर पावर, फायर रेंज बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें इंकलकेट हो जाती है। तो जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कुछ कौमें उसके अंदर ख़त्म हो जाती हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, डिफीट हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कौम हैं जो अपने नज़रियात और अपने अहदाफ को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम रह जाती हैं। जब आप थर्ड जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आते हैं तो उसके अंदर मज़ीद टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो जाती है और आपने न्यूक्लियर वेपन्स तक का इस्तेमाल उसके अंदर देखा है कि इस हद तक डिस्ट्रक्टिव पावर कौमों के पास आ गई। लेकिन उसके अंदर भी आप देखते हैं कि कुछ कौमें अपने नज़रियात की बुनियाद के ऊपर अपने अहदाफ के लिए कायम रहीं, खड़ी रहीं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर इनडायरेक्ट वॉरफेयर हमने देखा, गुरिल्ला वॉरफेयर हमने देखा, इंसर्जेंसी देखी। वही लोग अपने ग्लोबल पॉलिटिक्स के अहदाफ को उन्हीं लोकल लोगों के जरिए हासिल करने के लिए एक कोल्ड वॉर के अंदर हमने वियतनाम वॉर देखी और हमने अफगानिस्तान के अंदर भी सोवियत जिहाद के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोवियत यूनियन और अमेरिका का एक कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म का कंटेस्टेशन देखी। लेकिन हमने इस पूरे डिस्कोर्स के अंदर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर भी देखा कि कौमें खड़ी रहीं अपने अहदाफ को लेके, अपने मकासद को लेके, अपने नज़रियात को लेके। लेकिन इस तमाम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के अंदर जंग के पीछे जो मकसद था दूसरी कौम के ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखने का, वो हर मौके से नाकाम रहा। लेकिन एक ऐसा हल तलाश कर लिया गया वॉरफेयर की दुनिया के अंदर कि जिसको
5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए कायम किया गया। इसकी मिसाल मैं छोटी सी और देता हूँ, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ लेकिन लास्ट फ्यू सेकेंड्स। अगर एक दरख्त है, उस दरख्त के आप चंद शाखें काट दें तो क्या वो अगले सीज़न में फल देगा कि नहीं देगा? फल देगा, क्योंकि वापस है वो शाखें वापस रीग्रो करते हैं। अगर आप उसकी तमाम शाखें काट दें उस दरख्त की तो क्या वो अगले मौसम के अंदर फल देगा कि नहीं देगा? शायद वो अगले नहीं सही तो उससे अगले में वापस रीगेन कर जाएगा, वो फल ले जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दरख्त की जड़ को काट दें तो क्या वो दरख्त कभी फल देगा? नहीं, वो फल कभी नहीं देगा। तो पाकिस्तान एक दरख्त है और इसकी जड़ें नौजवान हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर और 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आज की दुनिया उस जड़ को काटने की कोशिश कर रही है और हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि वो एक ऐसी जंग के अंदर ना चाहते हुए ना जानते हुए भी हिस्सा बन चुके हैं, जिसके अंदर उनको अगर इस चीज़ का इदराक हो गया कि वो पाकिस्तान की बुनियाद है, पाकिस्तान की रूट है और पाकिस्तान की नेशनल पर्पस को आगे लेके चलने वाली वही शाखें हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकती। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया है डॉक्टर तौकीर हुसैन सरगाना साहब, बहुत शुक्रिया आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। बहुत कुछ आपके पास जो इस कलील वक्त के अंदर हम वो तमाम चीज़ें सीख तो नहीं सके हैं, लेकिन जो आपने चंद चीदा बातें की हैं, कोशिश यही है कि ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, तो यही एक हमारा आखिर का जो पैगाम है वो सबके लिए। ये पॉडकास्ट आपकी खिदमत में रेडियो पाकिस्तान वर्ल्ड सर्विस के ताउन से पेश की गई। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे ज़हीर हैदर। इंजीनियरिंग में हमें मावनत हासिल थी फ़हद और काशिफ की। सदर फ़ानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।